बाजार बोलता है इसमें एफआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं। एफआईज ने कल 3 दिन की लगातार खरीदारी के बाद मामूली बिकवाली की है 446 करोड़ रुपए की। थोड़ा सा उनकी बिकवाली आ जाती है, मार्केट का सेंटीमेंट हल्का होने लगता है। हालांकि बिकवाली कोई डराने वाली नहीं है, 446 करोड़ रुपए की हो भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे पर, लेकिन कल आया तो थोड़ा सा इसलिए प्रेशर भी दिख रहा है। अब 1585 करोड़ रुपए की लेकिन बाइंग डीआईस करके ले गए, तो इतना डरने घबराने वाली बात नहीं है। 1000 करोड़ की बाइंग तो नेट में करीब करीब है इंस्टीट्यूशन साइड से। एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस का हाल किस तरह से है। तो ग्लोबल इंडिसेस में देखें तो अमेरिकन मार्केट्स कल बिल्कुल फ्लैट बंद हुए, वहाँ पर कोई उछाल कुछ भी उछाल या गिरावट नहीं थी एज सच। और शंघाई में बिल्कुल फ्लैटिश रुझान, हैंसेंग में करीब ½ % की गिरावट, निकाई में करीब ½ % की गिरावट, कोस्पी में करीब 0.25% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केट में एक एशियन मार्केट से भी कोई खास संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स। टॉप गेनर्स की लिस्ट देख लेते हैं आज के सत्र के लिए। तो स्टरलाइट टेक शानदार तेजी, आज 11% ऊपर, काफ़ी दिनों बाद इस काउंटर में इस तरह का मूव देखने के लिए मिल रहा है। तानला सॉल्यूशन यहाँ पर करीब 10.5% का उछाल है। जीटीएल इंफ्रा, हालांकि ये 10 रुपये से नीचे का शेयर है, लेकिन कल भी इसमें तेजी थी, आज भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। टीआई इंडस्ट्री करीब 7.5% और नव भारत वेंचर करीब 7% ऊपर। तो ये कुछ एक काउंटर्स जिनमें की अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज वीकनेस है। तो वीकनेस वाले काउंटर्स में 8% नीचे मैपमाई इंडिया 1796 रुपये पर चल रहा है। पेटीएम करीब 7% नीचे। आरटीएन इंडिया काफ़ी 2-3 दिन के लगातार अच्छे मूव के बाद आज इस काउंटर पर मुनाफा वसूली देखने के लिए मिल रही है। हिंद पेट्रो और बाकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं आज उनमें गिरावट है। कारण है कि कच्चा तेल कल 5% ऊपर चला गया था इंटरनेशनल मार्केट में, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और विजुवियस करीब 4% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर की प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर जो कि वर्ल्ड वाइड इंतजार कर रहा था पूरा वर्ल्ड की, चीन और अमेरिका की सुलह होगी या नहीं होगी, ट्रेड वॉर उनका कुछ कम होगा या नहीं होगा, तो कुछ कम होने के संकेत मिल गए हैं। अमेरिका चीन के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसमें चीन अमेरिका को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से थोड़े से परेशान हो गए थे जब से चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उसके बदले में चीन के छात्रों को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे एडमिशन लेने की परमिशन दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये खुद ट्वीट करके बताया। साथ ही अगर देखें तो जो पुराना टैरिफ है वो अभी रहेगा। अमेरिका जो 55% लगा रहा था और जो चाइना 10% लगा रहा था, वो टैरिफ लगा रहेगा अभी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक चाइना और अमेरिका का जो बीच की दूरी थी वो उसमें पहली पड़ाव थोड़ा दूर हुआ है। अब आगे की जो ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी, अब उनके दोनों गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बात कर पाएंगे ठीक से। लेकिन अविनाश सर, ये चीन और अमेरिका, इसका एक्चुअल बेनिफिट अभी तक हम ये मान रहे थे कि जितना चीन और अमेरिका परेशान रहेंगे एक दूसरे से, उतना इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि इंडिया चीन का मार्केट शेयर ले लेगा। अब चूंकि उनके बीच की दूरियां ख़त्म हो रही हैं, तो ये क्या इंडिया के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है, या और कौन सी कंपनियां होंगी जो प्रभावित होंगी? और अगर डील इंडिया की पहले हो जाती है तो इंडिया की कौन सी कंपनियां प्रभावित होने वाली हैं साहब? देखिए विवेक, मुझे लगता है कि यूएस का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और चाइना से वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इंडियन कंपनीज जैसे आईटी कंपनीज है, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, ये डेफिनेटली यूएस मार्केट के ऊपर इंडिया से काफी लार्जली डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है कि देखिए इंडिया यूएस का भी ट्रेड डील बहुत नजदीक है, ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रही है और जैसे ही ये डील साइन होता है तो मेरे ख्याल से अच्छी ट्रेजेक्टरी और अच्छा ग्रोथ मोमेंटम वापस देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इंडिया ने 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ करार किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए प्रोग्रेस शायद थोड़ा धीमे हो, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडियन कंपनीज अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है तो उनको डेफिनेटली मार्केट शेयर यूएस से पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरीज में मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चाइना का डील से हमको कोई बड़ा नुकसान होगा। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ग्लोबली अगर सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो उसका कहीं ना कहीं असर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पे आएगा, क्योंकि इंडिया यूएस के तो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लग तो रहा है कि डेफिनेटली जो ट्रेड डील आएगी दोनों देशों के बीच में वो विन विन दोनों देशों के लिए होगी। चाइना का अगर मामला सुलझता है तो बहुत सारा जो तकलीफ वाला समय है वो निकल गया है। और मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स बढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रब ऑफ हमारे मार्केट्स को भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई नेगेटिव सरप्राइज है, इनफैक्ट अच्छी बात है।
कि नॉर्मल सी आ रही है और वापस एवरीबडी विल फोकस ऑन द बिजनेस, और ये जो वोलेटिलिटी है मार्केट में वो भी काफी कम होगी, ऐसा अनुमान लग रहा है। ठीक है। तो ये रही बात इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में जो अविनाश सर ने बताई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें नहीं डरना है बेसिकली, अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। बाकी दुनिया का क्या किससे क्या समझौते हो रहे हैं वो ठीक है, अलग चलता रहना दीजिए। लेकिन एक चीज़ जो कि इंडियन मार्केट को आज थोड़ा सा परेशान कर रही है वो है क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में 5% का उछाल देखने के लिए मिला। उसके पीछे कुछ एक कारण रहे। एक तो इराक से अपने एम्बेसी मेंबर्स कम कर रहा है अमेरिका, अचानक से उन्होंने एक फरमान जारी किया कि इराक में जो भी हमारे एम्बेसी मेंबर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने वापस आने को कहा है। तो ये एक थोड़ा सा मिडिल ईस्ट को लेकर टेंशन क्रिएट करता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ गर्मा गर्मी चल रही है दोनों देशों के बीच में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल ईस्ट में कोई अटैक होने वाला हो। दूसरा कि ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है, रूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। देखिए, इराक बड़ा प्रोड्यूसर है, अगर वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं हो रही है तो ईरान के साथ टेंशन है। ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन है तो ईरान अगेन फिर कॉमन आ जाता है। तो ईरान, इराक, ये दोनों ही बड़े क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर हैं। उसके अलावा रशिया, जहाँ पर कि अगर कड़े प्रतिबंध लगते हैं तो रशिया भी एक बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है। तो 3 बड़े नेशंस के साथ प्रॉब्लम है। अविनाश सर, ऐसे में क्या करें? ये जो क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं लाइक सेलन एक्सप्लोरेशन, हमने इसमें बहुत अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि हम उसका क्रेडिट पूरा सेलन को नहीं दे सकते क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग भी देखने के लिए मिली, लेकिन हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन या वेदांता, इनमें क्या करें? विज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं आज ऑलरेडी पिट चुकी हैं। HPCL करीब 4% नीचे आ चुका है। IOC 2-3% नीचे लगा के अब थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। विज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या करें? ये देखो, मुझे लगता है कि विवेक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मॉडल ऐसा होता है कि क्रूड की कीमतें अगर गिरती है तो उनके रिफाइनिंग मार्जिन्स, GRMs, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। कल क्रूड का 5% बढ़ना ये डेफिनेटली सेंटिमेंटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए दिक्कत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि प्राइस इतनी ज्यादा पड़ी नहीं है कि कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ इनमें आए, क्योंकि अभी भी देखिए डोमेस्टिक सेक्टर जैसे एविएशन हो गया, ऑटो हो गया, तो वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है। और मुझे लगता है कि ये 2 सेक्टर जब तक चलेंगे अच्छी तरह से, तब तक इन कंपनीज को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, अगर क्रूड $80-90 तक जाता है तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, तभी इनका मार्जिन प्रेशर में आ सकता है। तो अदरवाइज मुझे लगता है कि ये प्योरली न्यूज ड्रिवन डेवलपमेंट है कि कल 5% क्रूड बढ़ गया तो इनका सुबह सुबह थोड़ा सा इनका मुनाफा वसूली आपको देखने को मिला। बट अदरवाइज हम इन कंपनीज के ऊपर काफी पॉजिटिव है। और देखिए, अगर 1-2 दिन में क्रूड थोड़ा सा वापस हल्का होता है तो वापस इसमें आप एक बाउंस देख सकोगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पैनिक या घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। और होपफुली अगर 65 और $68 के बीच में क्रूड रहता है तो मुझे नहीं लगता कि इन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई बड़ा असर आएगा। तो मैं कहूंगा कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ऑन दीज कंपनीज एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म। ठीक है सर, एक शेयर ये वेदांता, इस काउंटर पर क्या करें? क्योंकि चाइना और अमेरिका की जो टेंशन थी उससे अक्सर हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में मेटल के प्राइसेस भी डिस्टर्ब रहते हैं। अब चूंकि उन दोनों के बीच में भी सुलह हो रही है तो मेटल प्राइसेस पर क्या रिएक्शन है आपका? दूसरा, ये एनर्जी कंपनी भी है, क्रूड ऑयल भी एक्सप्लोर भी करती है, रिफाइंड वगैरह मतलब रिफाइनिंग में भी है थोड़ा बहुत। तो इसका सर कैसे देखें कि दोनों प्ले हैं ये, एक तरफ से मेटल प्ले, दूसरी तरफ से क्रूड ऑयल प्ले, तो ऐसे में इस पर क्या करें? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अभी तो वेदांता 5 हिस्सों में 5 कंपनियां होंगी, तो ये कंसोलिडेटेड एंटिटी का प्राइस है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, जिनको लंबी अवधि के लिए एक्सपोजर लेना है तो एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपको 5 अलग बिजनेसेस के 5 अलग शेयर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि एक बार चाइना और यूएस के ट्रेड डील होने के बाद जो मेटल सेक्टर में जो वॉलेटिलिटी थी, तो थोड़ा दबाव था, वो निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है एल्यूमिनियम की बात करें या जिंक की बात करें तो ये मेटल्स में अच्छी थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। अभी नाल्को के रिजल्ट आए थे, आपने देखा होगा भैया, कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिना ये बनाती है सरकारी कंपनी, बहुत ही तगड़े नंबर आए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि सितंबर के बाद
मेटल मार्केट में और थोड़ी तेजी आएगी, तो वेदांता डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिशियरी होगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत जल्दी अभी ये वेदांता का जो शेयर है वो 5 हिस्सों में बटेगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेटेड एंटिटी नहीं रहेगी। तो इन्वेस्टर्स को अकॉर्डिंगली जो भी शेयर वो लेते हैं वहां पे बैठ करके यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें। ठीक है, तो वेदांता का डिमर्जर भी इसके लिए और एक पॉजिटिविटी का काम करेगा। और यहाँ पर सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको देखना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सर को लगता है कि ठीक है, आज गिरावट आ गई लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर एक और चीज़, अमेरिकी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ गई है। 2.4% का डेटा कल देखने के लिए मिला सीपीआई इन्फ्लेशन का। वहाँ पर कोर सीपीआई 2.8% का डेटा देखने के लिए मिला, जो कि एस्टिमेटेड था 2.9%। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है महंगाई दर पर बात करना क्योंकि फेड की पॉलिसी आ रही है इस नेक्स्ट वीक में, और फेड की पॉलिसी से पहले इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेटर है कि फेड की पॉलिसी में जो स्टेटमेंट होंगे फेड चेयरमैन के, वो थोड़े से सॉफ्ट साइड पर होंगे कि इन्फ्लेशन तो कम से कम हमारा कंट्रोल में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने टैरिफ लगाए हैं जितना वो डर रहे थे। तो उनका ये डर इस पॉलिसी में कुछ हद तक निकलेगा और ये मार्केट को पॉजिटिविटी दे पाएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो पॉवेल साहब थे, जो फेड गवर्नर है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि वो डेटा के हिसाब से जाएंगे। और अगर डेटा अच्छी तरह से नीचे आता है, इन्फ्लेशन का कंटिन्यूसली कंट्रोलेबल नंबर में, रेंज में आता है, तो मुझे लगता है कि जो डिमांड है इंडस्ट्री की वहां पे की रेट कट हो जाए तो वो पॉसिबल है। अभी कितने रेट कट आते हैं और कितने क्वांटम में आते हैं वो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आने वाली पॉलिसी में अगर कमेंट्री डोविश होती है, थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, तो मार्केट्स को बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, कट अगर होता है तो उसका थोड़ा सा रबाव इफेक्ट नॉट ओनली यूएस मार्केट्स को तो मिलेगा ही, बट इवन इमर्जिंग मार्केट्स को भी मिलेगा। और वहां पे अगर बड़ी तेजी होती है तो क्लियरली आपको यहाँ पे भी अच्छा एक बाउंस बैक इफेक्ट देखने को मिले। तो डेफिनेटली माहौल अच्छा बन रहा है कि जहाँ पे इंटरेस्ट कट हो। तो हमको मेरे ख्याल से एक दो और महीनों का नंबर देखना पड़ेगा, बट ये पॉसिबल है कि डोविश कमेंट्री हो, और हो सकता है शायद इस बार ही रेट कट आए, लेकिन उसके बाद मार्केट सोचेगा कि कितने और रेट कट आने हैं, क्योंकि उसी के बाद मार्केट और रीरेट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो मार्केट के लिए इस बार बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जो फेडरल बैंक है अमेरिका का, उन दोनों की पॉलिसीज़ जो नेक्स्ट वीक आने वाली हैं उन पर काफ़ी कुछ दुनिया की नजर रहेंगी, क्योंकि जापान पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, इंडिकेशन इस तरह के दिए। और अमेरिका से अगर इंटरेस्ट सॉफ्ट होने की बात आती है तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी तो देने वाला है। तो नेक्स्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सर एक और खबर, एनएसई एमसीएक्स पर ट्रेड होगी पावर। अब ये एक सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है कि पावर फ्यूचर लॉन्च करने की सेबी से मंजूरी मिल गई है इन दोनों ही एक्सचेंजेस को। अभी तक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स को ही पावर पर ट्रेडिंग करवाता था। बायर सेलर्स को पावर प्राइसिंग रिस्क कम करने में मदद मिलेगी इससे। दुनिया भर में अगर हम देखें तो पावर डेरिवेटिव्स ऑलरेडी काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड होते हैं। सर ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है कि पावर भी अब बिकेगी एक्सचेंजेस पर, और ये इससे पावर के रेट्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो पैदा नहीं हो जाएगी। जो चीज़ एक्सचेंजेस पर आ जाती है उससे वो पर्टिकुलर कमोडिटी या वो पर्टिकुलर स्क्रिप वॉलेटाइल हो जाती है, उस पर दुनिया भर की नज़रें रहने लगती हैं। क्या होगा सर पावर सेक्टर में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इन एक्सचेंजेस को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि सर कंपटीशन बढ़ेगा। अभी पहले तो सिर्फ आईएक्स करता था, लेकिन अभी एनएससी को मिला है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन बढ़ेगी, कस्टमर्स को और ऑप्शंस मिलेंगे, और प्राइसिंग में डेफिनेटली ऑप्शंस मिलेंगे। देखिए, नॉर्मली क्या होता था कि एक ही एक्सचेंज पे लोग जाते थे। अभी अगर एमसीएक्स एनएससी भी ऑफर करती है तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा। मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ा है। अभी तो आईएक्स का मार्केट शेयर करीबन 90% है, तो इनके लिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे 2-3 साल में होपफुली एनएससी और एमसीएक्स का ये इनिशिएटिव अगर स्केल अप होता है तो कहीं ना कहीं आईएक्स को दिक्कत हो सकती है, और डेफिनेटली मार्जिन थोड़े दबाव में आ सकते हैं। और कहीं यस्टरडे मैं देख रहा था कि आईएक्स का शेयर थोड़ा सा नरम इसलिए था क्योंकि ये खबर आई थी। तो डेफिनेटली आई थिंक ये एनएससी के लिए पॉजिटिव है, बट लॉन्गर टर्म में जो कस्टमर्स और यूजर्स है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट और बड़ा होगा और थोड़ा लिक्विड होगा। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। ठीक है सर, कल जो आईईएक्स का शेयर टूटा, अब उसके बाद क्या करें, क्योंकि कंपटीशन उनका तो एक ही कोर बिजनेस था, उसमें भी इंडिया के 2 बड़े एक्सचेंजेस घुस चुके हैं।
तो ऐसे में आईएक्स का भविष्य आप कैसे देखते हैं सर? नहीं देखिए, आईएक्स अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफी जल्दी चल चुका है, तो ये इस लेवल से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली और हो सकती है। बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है, जो आईएक्स मार्केट शेयर डोमिनेंट है अभी, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ा नुकसान आईएक्स को होगा, क्योंकि देखिए मार्केट भी इस लेवल से और बड़ा होने का पोटेंशियल रखता है। इंडिया में तो ये पिछले 10-12 साल से चल रहा है, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, मेरे ख्याल से सारे लोगों को जो मार्केट प्लेयर्स है इस सेगमेंट में, उनको सबको अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको आईएक्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि शेयर चला भी बहुत है। तो ये न्यूज से हो सकता है कि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में बिकवाली आपको देखने को मिले। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। परसों एक अदानी समूह की सर इन्वेस्टर मीट हुई थी, जिसमें कि उनके जो ग्रुप सीएफओ हैं रॉबी सिंह जो बोला जाता है उनको, वो थे, प्लस उनके बेटे थे, गौतम अदानी नहीं थे। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए। हमने कुछ एनालिस्ट से बात की जिन्होंने भी ये इन्वेस्टर मीट अटेंड की थी। तो जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने जो बताया कि एयरपोर्ट कारोबार की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य है कंपनी का, और अदानी एयरपोर्ट्स में अदानी एंटरप्राइज का ऑलरेडी 100% स्टेक है, तो अदानी एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी को डबल करेगा। अभी अगर हम देखें तो अदानी एयरपोर्ट के पास 8 एयरपोर्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें भी 23% जितना पैसेंजर्स का आवाजाही होती है उसमें 23% मार्केट शेयर इनके पास है एयरपोर्ट बिजनेस में। अभी करीब 10 करोड़ यात्री इनके एयरपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट Q2 से शुरू हो जाएगा, और भविष्य में एयरपोर्ट के आईपीओ को भी लाने की बात हो रही है। ये 2027 में आईपीओ लाने की बात हो रही है, यानी कि अगले 2 साल में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है अदानी एंटरप्राइजेस में। सर, पहले मैं अदानी एंटरप्राइजेस पर ही बात करूंगा, ये कितनी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? और अदानी एंटरप्राइजेस में हमने पहले भी देखा था कि 2018 में 2-3 कंपनियां वहां से निकली थीं, उस शेयर से ATGL, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन वगैरह, और उसके बाद उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला। क्या लगता है सर, कितना फ़ायदा मिलेगा? नहीं बिल्कुल, देखिए अगले 2-3 साल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वैल्यू अनलॉकिंग के लिए अडानी एंटरप्राइजेस को। और सबसे बड़ी बात देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस तो होल्डिंग कंपनी है, जो भी बिजनेसेस है एक बार प्रॉफिटेबल होते हैं तो फ्यूचर स्केलेबिलिटी देख के इनकी वैल्यूएशन जरूर बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा कि देखिए अभी कहना मुश्किल है कि कितनी वैल्यू अनलॉक होगी, लेकिन सिग्निफिकेंटली अच्छी वैल्यू शेयर होल्डर्स को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही ये सेपरेट कंपनीज लिस्ट होती है, मेरे ख्याल से इनकी वैल्यूएशन और बढ़ने की पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी। और जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट तो एक बहुत बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वेरिएबल है, जो अडानी ग्रुप ने बहुत अच्छी तरह से खड़ा कर दिया है, और आगे भी ग्रोथ आएगा। तो इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एविएशन मार्केट ग्लोबली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली अडानी एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो नेट नेट डेफिनेटली पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। लंबी अवधि के लिए जिसको एक्सपोजर लेना है विवेक, आई थिंक डेफिनेटली कैन सिट टाइट। मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल में जब वैल्यू अनलॉकिंग होगा तभी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है सर, दूसरा जो खबर है वो है पावर सेगमेंट में। पावर सेगमेंट में कंपनी अपने निवेश को करीब 1 लाख करोड़ तक ले जाने की बात कर रही है अगले 5 साल में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस निवेश में अदानी पावर में जो निवेश किया जाएगा अगले 5 साल में 1 लाख करोड़, वो कंपनी बाहर से पैसा रेज नहीं करेगी, मतलब वो इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू ही करने वाली है, कर्ज नहीं उठाने वाली है। सर, ये अदानी पावर की इतनी एग्रेसिव योजना, तो अगर 5 साल के विजन से कोई व्यक्ति देखता है अदानी पावर को, तो किस तरह से देखेगी? एक कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा शेयर धारकों को? देखिए नॉर्मली जब कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आता है विवेक, तो उसका इंक्रीमेंटल अपसाइड तो आपको लॉन्गर टर्म में जरूर मिलता है। और जिस प्रकार से अभी इन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया है, मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल रिटर्न्स काफी अच्छे रहेंगे। अभी कितना रिटर्न आएगा ये कहना मुश्किल है, बट मैं ये कहूंगा कि अगले नजरिया अगर आपका 2-3 साल का है तो आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से कंपाउंडिंग की बात करें तो 15-16% का रिटर्न कंफर्टेबली अडानी पावर जनरेट कर सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है। आगे इन्वेस्टमेंट्स भी जो करेंगे उसका भी रेवेन्यू उनको मिलेगा। तो यहाँ पे निवेशित रहिए और लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आगे 3-4-5 साल में ही आपको इसका परिणाम और इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पोजीशन बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का ही विचार करके इसमें निवेश करें।
ठीक है सर, तीसरी कंपनी जिस पर कि इस पूरी इन्वेस्टर मीट में बात हुई थी वो थी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जहां पर कि बिजनेस में मार्केट शेयर बढ़ाने पर, इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर बढ़ाने पर कंपनी काम फोकस कर रही है और स्मार्ट मीटर सेगमेंट पर भी कंपनी फोकस करेगी, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ऐसा सेगमेंट है जो कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इमर्ज हो रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इस पर आपका टेक सर? नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा कि अडानी के ग्रुप कंपनीज में अडानी एंटरप्राइजेज जो होल्डिंग कंपनी है, अडानी पोर्ट्स है, ये सबसे हमको पसंद आ रही है क्योंकि देखिए पोर्ट्स का धंधा हमको लगता है सबसे बेहतरीन है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एलिवेटेड प्राइस है, हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अडानी पोर्ट्स में मुझे लगता है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी खासी आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी, तो ये भी कंपनी जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। ठीक है, तो अदानी ग्रुप में काफ़ी कुछ खबरें, और सर ने बता दिया कि किस पर्टिकुलर शेयर पर आपको पोजीशन किस तरह से बनानी है। सर एक थोड़ा सा ऑन ए लाइटर नोट, मैं थोड़ा सा एक शेयर देख रहा था, एक खबर पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बीटीएस ग्रुप जो साउथ कोरिया का है, बड़ा दुनिया में फेमस है और यूथ्स के बीच में फेमस है। इसमें हुआ क्या कि दक्षिण कोरिया का ये जो प्रसिद्ध पॉप बैंड है, इसमें 7 मेंबर हैं। 6 मेंबर्स की अब रीयूनियन हो रही है और 7वां मेंबर भी 21 जून को वापस आ जाएगा। अब वापस कहाँ से आ रहा है? ये 18 महीनों की मिलिट्री ट्रेनिंग पर गए थे, जो कि साउथ कोरिया में मैंडेटरी है, ज़रूरी है। सातों के सातों गए थे और अब 7 के साथ वापस आ रहे हैं 18 महीने बाद। अब दोबारा से बैंड एक्टिव हो जाएगा। अब ये हम खबर क्यों ले रहे हैं? खबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बीटीएस ग्रुप के इवेंट संभालती है एक वहाँ की कंपनी HYBE, और HYBE का शेयर अप्रैल से, जब से उनको पता है कि भाई अब 1-2 महीने में वो वापस आने वाले हैं, रीयूनियन होने वाली है, तब से 43% उछल गया कोरियन मार्केट में। उनका शेयर 3 लाख कोरियन वॉन के लेवल पर आ चुका है। सर ये कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब इस तरह के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें। आपको लगता है सर इसी तरह का हमने कुछ चीज़ें देखी, लाइक एमआरएफ को यूज़ करते हैं विराट कोहली अपने बैट पर, एक समय पर सचिन तेंदुलकर किया करते थे। 96 से 2007-8 तक आई रिमेंबर सचिन तेंदुलकर ने उनका स्टिकर अपने बैट पर यूज़ किया। उसके बाद विराट कोहली ने यूज़ किया 2017 से 2024-25 तक, उनका करार था करीब 100 करोड़ की डील का। एमआरएफ ब्रांड एक अपनी साइलेंट मार्केटिंग के साथ काफ़ी तेज़ी से बना है। इसी तरह के कुछ ये ग्रुप्स होते हैं, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखते हैं, हर जगह क्रेजीनेस होती है। तो सर ये जो इस तरह के जो स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटीज से प्रभावित जो शेयर होते हैं, उसमें आपका टेक मैं जानना चाहता हूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रोडक्ट को ही देखना चाहिए कंपनी के केवल? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के बाद कोई शेयर खरीदता है तो वो शायद ठीक बात नहीं रहेगी। कंपनी का प्रोडक्ट और बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। देखिए आज अगर एमआरएफ एक सक्सेसफुल कंपनी है तो वो इसलिए है क्योंकि इनका प्रोडक्ट बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। काफी बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स है जो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा मानते हैं, और प्रोडक्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये जो आपने कहा कोरिया की बैंड कंपनी और जो इनका जो जो शेयर जो ज्यादा चला है, देखिए ये तो नैरेटिव पे चला है। अभी तो मेरे ख्याल से जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, ये कहना मुश्किल है कि ये कितना सस्टेन होता है। बट कोई भी कंपनी का अगर आपको निवेश करना है तो आपको कैश फ्लो देखना है, आपको बिजनेस स्केलेबिलिटी देखनी है। तो एंडोर्समेंट तो कोई भी प्रोडक्ट का होता रहेगा। हम रोज इस एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आके उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है, लेकिन उससे लॉन्गर टर्म में वैल्यू क्रिएशन नहीं बनता जब तक प्रोडक्ट अच्छा है और बेसिकली बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। बिल्कुल, हमने देखा कि सर एमआरएफ का शेयर एक समय पे 6,000-7,000 का हुआ करता था जब सचिन तेंदुलकर ने इसका ब्रांड एंडोर्समेंट शुरू किया था, और आज देश के सबसे, अगर मैं ठीक ठाक क्वालिटी वाले शेयर्स में बात करूं, जिसके ब्रांड है, जिसका प्रोडक्ट है, उस शेयरों की लिस्ट में सबसे महंगा शेयर कहलाता है। हालांकि एक शेयर आया था इलसिड इन्वेस्टमेंट, जिसका एशियन पेंट में स्टेक था, वो एक सबसे महंगा स्टॉक बन गया था, उसने एमआरएफ को भी हरा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वाइज, एक वैल्यू वाइज एमआरएफ का प्रोडक्ट है। सर इसी तरह से एक कंपनी है गल्फ ऑयल में भी यही कहानी हुई थी कि जब से महेंद्र सिंह धोनी ने उस कंपनी का साथ पकड़ा, उस कंपनी को लोग जानने लगे और ज़बरदस्त उस कंपनी के फॉर्च्यून्स चेंज हुए। सर आपको क्या लगता है गल्फ ऑयल का फ्यूचर कैसा है, और ऐसे में जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइजेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है?
देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस अभी भी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के लिए अगर मैं देखूं तो काफी रेम्युनरेटिव है, क्योंकि देखिए इनका जो मेन रॉ मटेरियल होता है बेस ऑयल, वो क्रूड ऑयल से ही बनता है। और कहीं ना कहीं देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्री ग्रोथ से काफी बेहतर ग्रो कर रही है, लुब्रिकेंट मार्केट में काफी डोमिनेंट शेयर है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये बिजनेस में सारे जो प्लेयर्स है, जैसे अभी आपने गल्फ ऑयल की बात की, तो कैस्ट्रॉल में भी जो ब्रांड एम्बेसडर्स है उनके ऊपर वो काफी खर्चा करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक ब्रांड ड्रिवन बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए फाइनली प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है जिससे कस्टमर प्रभावित होता है, बट आगे अगर प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो ही फाइनली वैल्यू क्रिएशन बनता है। तो अभी गल्फ ऑयल के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है FY 26 के लिए भी। 25 भी इनके लिए बहुत अच्छा साल था, और अगर होपफुली क्रूड के प्राइसेस रीजनेबल रहते हैं 65-68 डॉलर के बीच में, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा बढ़ावा आएगा। तो वो उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है। और मुझे लग रहा है कि देखिए आप ऑटो और नॉन ऑटो के सेगमेंट्स देखेंगे, तो होपफुली इस साल अगर मानसून अच्छा होता है, डिमांड अगर अच्छी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली लुब्रिकेंट सेल्स भी बढ़ेगी, और इसका फायदा गल्फ ऑयल को डेफिनेटली मिलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बातें हैं और गल्फ ऑयल में सर ने बता दिया अपना टेक का। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस सर भी जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मानस सर, बस मैं 1 मिनट में आपके पास आता हूं। अविनाश सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, कोई आपकी टॉपिक्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए टॉपिक में मुझे लगता है कि एक कंपनी है श्रीराम पिस्टन्स, जो ऑटो कंपोनेंट में पिस्टन और पिस्टन रिंग्स बनाती है। देखिए पिछले साल 516 करोड़ का प्रॉफिट था, और कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी ने करीबन मुझे लगता है कि जिस प्रकार का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है, इस साल भी 20-25% का ग्रोथ आएगा, तो करीबन 2800 का हमने एक फेयर वैल्यू रखा है। तो ये डेफिनेटली खरीदना चाहिए। शेयर थोड़ा चला है 2450 2470 से, अभी 25-35 में देख रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो है वो हिंदुस्तान जिंक है। देखिए इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर है कि ये कंट्री के सबसे बड़े जिंक और चांदी बनाने वाली कंपनी है। चांदी के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, और कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में चांदी का प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे। प्लस रेयर अर्थ की बात अभी आपने सुबह की प्रोग्राम पे, तो रेयर अर्थ बनाने की भी कैपेसिटी इनके पास है। पिछले साल करीबन 33,000 करोड़ के टॉप लाइन पे 10,280 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इस साल हमको लगता है कि करीबन 12,000 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो यहाँ पे 625 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी एक छोटी पोजीशन बनाए। मुझे लगता है FY 26 इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये हमारी तरफ से 2 पिक्स। ठीक है सर, तो ये 2 पिक्स सर की तरफ से और यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी है। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं। मानस सर हमारे साथ हैं। मानस सर, पहले मैं दर्शकों की क्वेरी लेने से पहले बस 1 मिनट में आपका निफ्टी पर व्यू जानना चाहता हूँ। सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है आपको ऑन चार्ट्स? तो देखिए करीब 4 दिन पहले, मतलब जो पिछला हफ्ता था, उस दिन फ्राइडे वाले दिन निफ्टी में ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद हम 4 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। मेरा समझना है कि अंडरटोन बुलिश है। हालांकि ये सही है कि 25,200 पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट मेरा समझना है कि लोअर लेवल पे भी अगर आप देखें तो 10 डे मूविंग एवरेज से 20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में बहुत सारा सपोर्ट भी है। तो जब तक 24,800 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, उसके नीचे ट्रेड नहीं करने लगेगा, अंडरटोन बुलिश बना रहेगा। इसलिए मेरी राय में तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 24,800 के नीचे लगा के रखिए, और अगर आप फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो फिर 25,200 के लेवल को ब्रेक करने का इंतजार करिए। 25,200 के ऊपर कम से कम 400 से 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी दिखा सकता है।